Hello, friends. Again, welcome back on my YouTube channel, Ranju Classes of English Literature. Today, we will discuss the poem Evelyn Hope, written by Robert Browning. ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इवलिन हॉप पोम को शुरू करने जा रहे हैं जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। ठीक है, अब इस जो पोम में 7 स्टैंजास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओनली आज हम 4 स्टैंजास को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका कल बना दूंगी मैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ओनली 4 स्टैंजास को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इसी वजह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। इन्हीं 4 स्टैंजास को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको कोई भी इस पोम को समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने 4 स्टैंजास को पिकअप किया है, और फिर जो 3 जो स्टैंजास है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट हम इसमें जो है सिर्फ ओनली 4 स्टैंजास को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले, हम किसी वर्क को शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पोइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, पोम है ये, तो ऑब्वियसली इसको पोइट ने लिखा है, तो इसके पोइट जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे दोस्तों? ही वॉज अ विक्टोरियन पोइट। ठीक है, विक्टोरियन एरा के ये जो है पोइट हैं, बहुत ही फेमस पोइट हैं, और बेसिकली मतलब मोस्ट फेमस पोइट हैं ये। और रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जहाँ भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात आती है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, तो अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम इसकी थोड़ी सी बायो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट फ्यू पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ जाए कि कौन सी एरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ही वॉज एन विक्टोरियन पोइट। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये कभी भी मत भूलना, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका बर्थ हुआ था 7 मई 1812 को। ठीक है, ही वॉज अ विक्टोरियन पोइट, ये हो चुका है हमारा। और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि द रिंग एंड द बुक, पीपा पासिस, मोस्ट फेमस वर्स ड्रामा, ओके, एंड ड्रामेटिज पर्सोने, अनदर वर्क, रोमांसेस एंड लिरिक्स। ठीक है, ये कुछ फेमस वर्क्स हैं इसमें से। पीपा पासिस बहुत ज़्यादा फेमस है, ये जो है वर्स ड्रामा है एक। ठीक है, और इनकी जो मैरिज हुई थी वो किसके साथ हुई थी? एलिजाबेथ बैरेट के साथ इन्होंने जो है मतलब मैरिज की थी, शादी की थी। ठीक है, और इनकी डेथ जो है वो 12 दिसंबर 1889 को एट द एज ऑफ 77 एज की, मतलब इसमें जो है इनकी डेथ हो गई थी जब 77 ईयर्स के थे ये। ठीक है, 77 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी। तो ये था दोस्तों, थोड़ा सा हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में डिस्कस किया है। इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी एज से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ वर्क्स हमने डिस्कस किए हैं। तो अब जो हम पोम शुरू करने जा रहे हैं, पोम का टाइटल जैसे कि आपने देखा, इवलिन हॉप। अब ये इवलिन हॉप क्या है, टाइटल से कुछ समझ आया नहीं? तो चलिए हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो। तो देखो, इस पोम में जो है पोइट जो है क्या बताना चाहते हैं, इस पोएम में पोएट जो है ही टॉक्स अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, और सॉरी 2 मिनट मैं आपको ये बता देती हूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पोम को शुरू कर रहे हैं और ये पोम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक का मतलब तो होता है नाटकीय। ठीक है, ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? नाटकीय। एंड मोनोलॉग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मोनो मीन्स होता है सिंगल, एंड लॉग मीन्स होता है स्पीच। ठीक है, समझ आ गया? मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड लॉग मीन्स होता है स्पीच। अब क्या सिंगल क्या स्पीच, अब इसका मतलब बता देते हैं। देखो क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में ना, जो स्पीकर होता है, ठीक है, पोम का जो स्पीकर होता है वो एक ही होता है। पोम का जो स्पीकर होता है वो एक होता है, यानी कि जो पोम को नरेट कर रहा है वो एक होगा ओनली, और जो मतलब जो सुन रहे हैं, ठीक है, और लोग तो मतलब अपनी जो स्पीच दे रहा है, जो नरेटर स्पीच दे रहा है वो एक होगा, लेकिन जो लिसनर्स होंगे वो एक और एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है,
ऑडियंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें क्या होता है, द ऑडिटर, ऑडिटर मीन्स होता है सुनने वाला, डजंट रिस्पॉन्ड वर्बली, मतलब जो सुन रहा है ना, जो नरेट कर रहा है, उसकी स्पीच को जो बैठ करके सुन रहे हैं वो कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वर्बली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। वर्बली का मतलब होता है बोल करके कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, सिर्फ नरेटर बताता जाएगा, ठीक है, हम उनकी बात को सुनते जाएंगे। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक का मतलब होता है जो पोम होती है, ठीक है, क्या होती है, जो पोएम होती है वो क्या होती है, मतलब उसमें से ना, ड्रामेटिक का मतलब होता है कि नाटकीय तरीके से जो है पोम की जो है ओपनिंग होगी, ओपनिंग स्टैंजास जो होते हैं वो एक नाटकीय तरीके से होते हैं। मतलब पोइट ऐसे सीधा सीधा मतलब शुरू नहीं करता कुछ भी, मतलब जो पोएट है वो कुछ वर्ड्स को पिक कर लेता है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में से कोई स्ट्रक्चर उठा लिया मान लो, ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं शुरू करेगा कि वो वंस अपॉन अ टाइम मतलब सीधा सीधा शुरू कर रहे हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, नो, ऐसा कभी नहीं होता। ड्रामेटिक का मतलब होता है कि नाटक के रूप में जो है उस स्टैंजास की ओपनिंग होगी, ठीक है। अब जैसे ही हम पोम को पढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आई गारंटी यू। तो देखो मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ने जा रही हूँ। आई होप आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब समझ आ गया होगा। जो स्पीकर होगा वो एक ही होगा, स्पीकर बोल सकते हैं या नरेटर बोल सकते हैं, वो सो ओनली वन होगा, ये हमेशा याद रखना। और जो ऑडियंस होगी हमारी, जो लिसनर्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब मैं स्टैंजा पढ़ने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि ये ड्रामेटिक ओपनिंग है कैसे हुई है। देखो ये इवलिन होप का भी पता चल जाएगा कौन है। ब्यूटीफुल इवलिन होप इज डेड, सिट एंड वॉच बाय हर साइड एन आवर, दैट इज हर बुक शेल्फ, दिस हर बेड, शी plucked that piece of geranium flower, beginning to die to in the glass, little has yet been changed, I think. The shutters are shut, no light may pass, save to long rays through the hinge chinks है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल इवलिन होप। अब यहाँ पे देखो पोम जो पोएट ने है उसने इस स्टेंजा की ओपनिंग कैसे की है, ब्यूटीफुल इवलिन होप, मतलब कुछ बताया भी नहीं है उसके बारे में, बीच में से स्ट्रक्चर को उठा लिया है, ठीक है, बीच में से ही लाइन को पिकअप कर लिया है। ब्यूटीफुल इवलिन होप ऐसे तरह से जानता है वो, कुछ सीधा सीधा कुछ नहीं बताया ना, बीच में से उठाया ब्यूटीफुल इवलिन होप। ये होती है नाटकीय, ठीक है, ये होता है ड्रामेटिक। मोनोलॉग मीन्स मैंने आपको बता ही दिया है। अब कहते हैं ब्यूटीफुल इवलिन होप। अब इवलिन के लिए, इवलिन जो है यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पे पोइट नहीं बोल रहा है ये स्पीच, ये पोइट की स्पीच नहीं है। पोइट ने यहाँ पे पोइट पर्सोना यूज़ किया है। पोइट पर्सोना मीन्स होता है जो पोइट है, पोइट ने खुद को जो है किसके रूप में ढाल लिया है, एक लवर के रूप में जो है खुद को जो है ढाल लिया है, ठीक है। तो उसकी जो है यहाँ पे स्पीच हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पोइट बोल रहा है, नो, यहाँ पे एक लवर की स्पीच है, ठीक है, तो वो अपनी बिलविड की जो है प्रेज कर रहा है। अब हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है उस बिलविड के साथ। ये इवलिन होप उनके बिलविड का नाम है, ठीक है। ब्यूटीफुल इवलिन होप इज डेड, उनकी जो ब्यूटीफुल इवलिन थी, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव यूज़ हुआ है इवलिन के लिए। कैसी है वो, ब्यूटीफुल है, ठीक है। स्टैंजर्स को जब देखते हो उसको थोड़ा एनालाइज करना सीखना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, ब्यूटीफुल इवलिन होप इज डेड, यानी कि प्यारी सी सुंदर सी इवलिन होप क्या हो चुकी है, मर चुकी है। आगे कहता है सिट एंड वॉच बाय हर साइड एन आवर, यहाँ पे कहता है कि सिट एंड वॉच, यानी कि मैं बैठा हूँ और उसे देख रहा हूँ, बाय हर साइड, उसकी साइड में ही मैं बैठा हूँ, एन और घंटा बीत चुका है, मतलब एन और एक घंटे से जो है मैं उसके पास बैठा हूँ, मतलब उसकी डेड बॉडी के पास जो है लवर बैठे हुए हैं, ठीक है। जो हमारा नरेटर है वो बैठा हुआ है, वो डेड हो चुकी है, वो मर चुकी है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल इवलिन होप इज डेड, सिट एंड वॉच बाय हर साइड एंड और कब से मैं उसे देख रहा हूँ, दैट इज़ हर बुक शेल्फ,
दिस इज़ हर बेड, दिस हर बेड। तो दैट इज़ हर बुक शेल्फ, मतलब यहाँ पर उसका बुक शेल्फ है जहाँ पे किताबें रखी जाती है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लड़की थी इवलिन हॉप, ये जो बिलाविड थी इनकी, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी बुक्स पढ़ने की। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है। दिस इज़ हर बेड, ये उसका बेड है। उसके बाद बोलते हैं शी प्लक्ड दैट पीस ऑफ जेरेनियम फ्लावर। मरने से पहले उसने जो है एक जेरेनियम का एक फ्लावर होता है उसको पिक किया था। ठीक है, बिगनिंग टू डाई टू इन द ग्लास, और एक ग्लास में लगाया था जो कि अब क्या हो रहा है, मुरझाने वाला है। ये इससे मुरझाने वाले से हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही जैसे इवलिन, मतलब जो इवलिन होप है वो भी मर चुकी है, ऐसे ये फ्लावर हमें क्या संकेत दे रहा है कि ये भी मुरझाने वाला है, अब ये भी ख़त्म होने वाला है। लिटिल हैज़ येट बीन चेंज्ड आई थिंक। तो क्या कह रहा है कि लिटिल हैज़ येट बीन चेंज्ड, कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज तो हो गया है, मतलब कुछ बदल सा गया है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। द शटर्स आर शट, नो लाइट में पास सेव टू लॉन्ग रेस थ्रो द हिंग्स चिंग्स। ये हिंग्स चिंग्स मीन्स होता है जो एक खिड़की होती है, जो दरवाज़ा होता है, उसके बीच में से हल्की सी पतली सी जब रोशनी आती है, जब हम दरवाजे को बंद कर देते हैं तो उसमें हल्की सी थोड़ी सी रेज जो पड़ती है। ठीक है, टू लॉन्ग रेज जो हैं उस दरवाजे में से आ रही हैं। द शटर्स आर शट, शटर्स जो यानी शटर्स हम यहाँ पे विंडो ले सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ होगी जो खिड़कियाँ होंगी, या फिर हम दरवाजे से ले सकते हैं कि वो जो है पूरी तरह से बंद है। जिस रूम में वो लेटी हुई है ना, मतलब जिसकी डेड बॉडी है, वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। नो लाइट में पास, कोई भी लाइट पास नहीं हो रही है, कोई भी लाइट गुजर नहीं रही है, कुछ भी नहीं है। ओनली टू रेज हैं। टू रेज कौन सी है? हिंज चिंग्स, खिड़की के बीच में से हल्की सी सीधी जो रोशनी आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर शटर्स जो दे रखा है, यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया है। कौन सी लिटरेरी डिवाइस है फ्रेंड्स? मेटाफर। ठीक है, मेटाफर यहाँ पे दो तरीक़ों से यूज़ हुआ है। एक तो दरवाजे की खिड़की के रूप में, ठीक है, कि वो खिड़कियाँ बंद है, शटर्स, उसके लिए यूज़ किया। एक तो हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा कौन सा रूप हो सकता है कि जो हम उनकी बिलविड है इवलिन होप, उसकी आंखें बंद हैं। शटर्स मतलब उसने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो यहाँ पर मेटाफर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा सारा ये स्टेंजा। बड़े अब हम नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें उनके बारे में और क्या पता चलने वाला है, ये इवलिन होप के बारे में ही जिक्र हुआ है। और ये जो आपने फर्स्ट स्टेंजा देखा इसमें, ये ड्रामेटिक ओपनिंग थी फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया, सीधा ही सेंटेंस को शुरू कर दिया, सीधा ही लाइन शुरू हो रही है। तो यही होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो और वैसे भी हमने अभी उनके बायो में डिस्कस किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग की, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है ना। तो उनकी पोइट्री में हमें ये तो देखने को मिलेगा ये एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो क्या कहता है? 16 years old when she died, perhaps she had scarcely heard my name. It was not her time to love. Beside, her life had many a hope and aim, duties enough and little cares, and now was quiet, now astir, till God's hand beckoned unawares, and the sweet white brow is all of her. तो क्या कहता है? 16 years old when she died, जब वो मरी थी। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि वो कितने साल की है? 16 years old है, ओनली 16 years old। ये जो गर्ल है, ये जो इनकी बिलविड है, वो सिर्फ 16 साल की है when she died, जब वो मरी थी। और अब उनकी डेड बॉडी के पास ही है ना, तो उससे अब वो अपना जो है प्यार जता रहा है। पहले तो उससे कभी प्यार नहीं किया जब वो जिंदा थी, जब वो अलाइव थी, तब तो उसको कभी उसको इतनी मतलब अटेंशन नहीं दी। बट जब वो मर गई है, अब उसको इश्क मोहब्बत याद आ रही है अपनी। तो कहते हैं 16 ईयर, जब भी तो उसने लिखा था ऊपर फर्स्ट स्टैंजा में ब्यूटीफुल, बड़ी तारीफ़ें चल रही है ना। अब तो वो रही नहीं। अब सेकंड स्टैंजा में कहते हैं 16 years old when she died, जब वो मरी तो कितने साल की है? सिर्फ 16 साल की। Perhaps she had scarcely heard my name, शायद ही उसने जो है मतलब कि उसने जो है मेरा नाम ही कभी सुना होगा, शायद उसने मेरा नाम कभी सुना होगा, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, It was not her time to love beside, यानी कि कह रहा है कि अब ये कोई टाइम नहीं है उसको प्यार जताने का। ठीक है, उसके पास में बैठा है, और बिसाइड मीन्स होता है उसके पास में बैठ कर ये बोल रहे हैं कि इट वॉज नॉट हर टाइम टू लव, हर लाइफ हैड मैनी होप एंड एम। कहते हैं कि उसके लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कई आशाएं थी,
उसके कुछ एम्बिशंस थे, उसका पैशन था, उसे कुछ करना था, वो इतनी जल्दी चली गई, ऐसे बोल रहे हैं। ड्यूटीज इनफ एंड लिटिल केयर्स, ड्यूटीज तो उसकी बहुत थी लेकिन चिंताएं थोड़ी कम थी। मतलब ज़्यादा वरीज नहीं थी, लिटिल वरीज थी उसके, ज़्यादा वरीज नहीं थी उसकी लाइफ में, ये बोल रहे हैं। एंड नाउ वॉज क्वाइट, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत है। नाउ वॉज क्वाइट, वे शांत है। नाउ वॉज स्टिर, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है। टिल गॉड्स हैंड beckoned unawares, यानी कि इस लाइन का मतलब यह है कि गॉड ने जो है, बेकन का मतलब होता है इशारा करके बुला लेना, यानी कि गॉड ने इशारा किया। अनअवेयर्स, अनअवेयर्स मतलब व्हेन यू आर, हम बोल सकते हैं व्हेन यू आर नॉट रेडी टू डाई, मतलब मरने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तो लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है, टिल गॉड्स हैंड बेकन अनअवेयर्स, मतलब वो मरने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन भगवान ने इशारा करके उसे अपने पास बुला लिया। एंड द स्वीट वाइट ब्रो इज ऑल ऑफ हर, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, स्वीट एंड वाइट। ब्रो मीन्स होता है, वाइट ब्रो मीन्स होता है उसका जो गोरा सा प्यारा सा माथा था उसके लिए। तो कहते हैं कि एंड द स्वीट वाइट ब्रो इज ऑल ऑफ हर, यानी कि उसका जो है उसका माथा कैसा था, वो बिल्कुल ही सुंदर थी। उसका माथा जो था बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, प्यारा सा माथा था उसका। ठीक है, ये बताने की कोशिश की है इस लाइन में। एंड नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी देखो ड्रामेटिक ओपनिंग है, ये सारी ड्रामेटिक ओपनिंग हो रही है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमने नोट करनी होती है। इट इज़ टू लेट देन इवलिन होप what your soul was pure and true. The good stars met in your horoscope, made you of spirit, fire, and dew. And just because I was thrice as old, and our paths in the world diverged so wide, each was not to each must be told, we were fellow mortals not beside. तो कहते हैं इट इज़ टू लेट, क्या अब ज़्यादा लेट हो गया है। इवलिन हॉप से पूछ रहे हैं क्या अब ज़्यादा देर हो चुकी है, क्या मैं तुम्हें अब नहीं प्यार कर सकता, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं what your soul was pure and true, तुम्हारी जो आत्मा थी वो कितनी पवित्र और कितनी सच्ची थी। तुम्हारी आत्मा बहुत ही प्योर है, पवित्र है, सच्ची है। उसके बाद बोलते हैं द गुड स्टार्स मेट इन योर होरोस्कोप, होरोस्कोप मीन्स होता है कुंडली। तो कहते हैं कि यानी तुम्हारी कुंडली में जो है तारों का अच्छा योग था, ऐसे बोल रहे हैं। तुम्हारी कुंडली में जो है तारों का अच्छा योग था, यानी कि यहाँ पे उसकी प्रेज़ कर रहे हैं, अब उसकी तारीफ़ें चल रही है। अब तो वो रही नहीं, वैसे तो फ़ायदा ही नहीं है अब उसकी तारीफ़ करने का, बट लेकिन यहाँ पे हमें उसके बारे में पता चलता है, उस लवर के बारे में जिसको डीपली लव कर रहा है, वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारी जो कुंडली में ना तारों का बहुत अच्छा योग था। मेड यू ऑफ स्पिरिट, फायर एंड ड्यू, यानी कि हमारा जो शरीर होता है वो किन तत्वों से मिलके बना होता है, 5 तत्व होते हैं ना। तो यहाँ पे उन्हीं तत्वों की बात की गई है कि कहते हैं, उन्होंने पूरे 5 का नाम नहीं लिया, बट यहाँ पे उसने बोला बट यू ऑफ स्पिरिट, फायर एंड ड्यू, यानी तो तुम तो किस किस चीज़ों से मिलके बने हुए हो, तुम तो आत्मा, अग्नि, ड्यू मीन्स होता है पानी से मिलकर बनी हो। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज थ्राइस इज ओल्ड, और क्योंकि मैं तो तुमसे 3 गुना हूँ ना, मैं तो तुमसे 3 गुना हूँ, मीन्स वो जो है 16 ईयर्स की थी। ठीक है, इवलिन होप जो है वो 16 ईयर्स की हैं, और उनके जो लवर हैं जो उनकी प्रेज़ कर रहे हैं वो थ्राइस हैं उसके, यानी कि 3 गुना है, मीन्स 48 ईयर्स ओल्ड के हुए ना फिर वो, तो देख लो। तो अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड है, और उनसे जो प्यार कर रहे हैं, जो साइलेंट लवर हैं, वो 48 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, एंड आवर पाथ्स इन द वर्ल्ड डाइवर्स्ड सो वाइड, ईच वॉज नॉट टू ईच मस्ट बी टोल्ड,
कहते हैं कि हमारे रास्ते, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। क्या ये सब मेरे को हर एक को जाकर के बताना पड़ेगा? ऐसे बोल रहे हैं, क्या ये सब मेरे को बताना पड़ेगा? मेरे से लोग सवाल करते रहते हैं, तुम तो इतने बड़े हो स्टेज में, तुम उससे क्यों प्यार कर रहे हो? वो मर चुकी है अब वो। तो कहते हैं कि क्या मेरे को बताना पड़ेगा कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता? उसने जब भी तो पहली लाइन में बोला था कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता एवलिन होप, ऐसे बोल रहे थे ना फर्स्ट लाइन में, अभी थर्ड स्टैंजा की। उसके बाद बोलते हैं वी वर फेलो मोर्टल्स नॉट बिसाइड। क्या ये सच नहीं है कि हम इस दुनिया में रहने वाले दो नश्वर प्राणी हैं? फेलो मोटर्स, वी वर, वी यहाँ पे उन दोनों के लिए यूज़ किया गया है। एक तो नरेटर है जो नरेट कर रहा है, साइलेंट लवर हुआ, ठीक है, और जो इवलिन होप है तो वो दो हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पे वी यूज़ हुआ है। वी वो फेलो मोटर्स, मोटर्स मीन्स होता है जो ख़त्म हो जाते हैं, नश्वर, यानी कि ह्यूमन बींग तो नश्वर होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि हम इस दुनिया में साथ रहने वाले नश्वर प्राणी हैं? कहते हैं कि तुम भी मर गई हो तो मैं भी मर जाऊँगा, मैं भी तो मरूँगा किसी ना किसी दिन, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। क्या ये सच नहीं है कि हम इस दुनिया में रहने वाले दो नश्वर प्राणी हैं? तो क्यों लोग इतना मेरे से सवाल कर रहे हैं कि मेरे को भी मर जाना है? तो फिर क्यों इतने मेरे से लोग इतना पूछते रहते हैं? मतलब यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेयर निगेशन ऑफ रियलिटी, यानी वो ना सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सच्चाई को झुठलाना चाहता है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ऐसे हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है इस लाइन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या बताना चाहते हैं? तो ये भी ड्रामेटिक ओपनिंग है, नो से स्टार्ट कर रहा है, मतलब बीच में से सेंटेंसेस को उठा रहा है ना, तो ये ड्रामेटिक ओपनिंग हो रही है। नो इंडीड फॉर गॉड अबव is great to grant, as mighty to make, and creates the love to reward the love. I claim you still for my own love's sake. Delayed it may be for more lives yet. Through world I shall traversed not a few. Much is to learn, much to forget, ere the times be come for talking you. यानी नो इंडीड फॉर गॉड अबव, इस लाइन का मतलब क्या है? यानी कि कोई नहीं बताएगा मुझे, क्या नहीं बताएगा? कि जो पीछे उसने बोला था ना कि हम दो ये नश्वर प्राणी हैं, कोई नहीं बताएगा ये मुझे। फॉर गॉड अबव इज ग्रेट टू ग्रांट, एज माइटी टू मेक, यानी as mighty to make and creates the love to reward the love। इस लाइन का मतलब ये है, इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि भगवान, यहाँ पे above आया है ना, for God above, above means heaven से लेके चलना, यानी कि हम भगवान की बात करते हैं, जब हम मोस्टली बात करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो मीन्स हेवन की तरफ देखते हैं हम, कि हम सोचते हैं कि भगवान ऊपर है, ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं। फिर फॉर गॉड अबव, यानी कि भगवान हेवन में है, ऊपर है भगवान, ऐसे बोल रहे हैं। फॉर गॉड अबव इज ग्रेट टू ग्रांट, एज माइटी टू मेक, तो मतलब कि भगवान जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, भगवान हेवन में हैं और भगवान बहुत ज़्यादा दयालु हैं। भगवान में जितनी पावर है ना, एज माइटी टू मेक, यानी कि चीज़ों को बनाने की जो उनमें पावर है, जैसे कि उन्होंने पृथ्वी बनाई, ये सारा संसार बनाया, ठीक है, तो वो चीज़ों को बनाने की पावर है ना, सब कुछ बनाया है। फिर उसने, यानी उसमें भगवान को मेरे को भी कुछ देने की क्षमता है, मतलब वो मेरे को भी कुछ ना कुछ ग्रांट करेगा, मेरे पर भी कुछ ना कुछ दया करेगा। एंड क्रिएट्स अ लव टू रिवॉर्ड द लव, यानी भगवान ने क्या बनाया? भगवान हमेशा यदि किसी एक दिल में किसी के लिए प्यार को बनाता है, प्यार को पैदा करता है, तो उस प्यार के बदले में मिलने वाले मतलब दूसरे व्यक्ति के दिल में भी प्यार पैदा करता है ना, एक के उसमें तो नहीं होता प्यार। प्यार दो लवर्स के बीच होता है, ठीक है, और वो फीलिंग्स पर बेस्ड होता है, ठीक है, एक भाव होता है जिसको महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर तो वैसे भी हम बोल सकते हैं ये जो पोम लिखी है ये प्लेटोनिक लव पर बेस्ड पोम है, ठीक है। तो कहते हैं कि भगवान ने जब इतना सब कुछ बनाया तो
पक्का उसने वो मुझ पर भी दया करेगा, मेरे पर भी कृपा करेगा, कुछ ना कुछ ग्रांट मुझे भी करेगा। और जैसे एक के दिल में भगवान प्यार बनाता है तो 110% दूसरे व्यक्ति के दिल में भी उस प्यार के बदले में वो उसको रिवॉर्ड देता है, ठीक है। यानी कि व्हेन गॉड क्रिएट्स लव्स इन वन हार्ट, सो गॉड आल्सो क्रिएट्स लव इन अनदर हार्ट, ठीक है। यानी कि एक के दिल में प्यार पैदा किया है तो एक के बस का तो है नहीं, दूसरे के दिल में भी प्यार पैदा होगा, तब दो जाके प्यार को की परिभाषा दी जाती है, ठीक है। अकेले में प्यार होना इट्स नॉट पॉसिबल। ये इस लाइन का मतलब यही है। उसके बाद कहता है आई क्लेम यू स्टिल्स फॉर माई ओन लव सेक। यानी यहाँ पर लवर ये मानकर चल रहा है कि मेरे दिल में जब एवलिन के लिए प्यार है तो भगवान ने एवलिन के दिल में भी मेरे लिए प्यार को जगाया होगा, प्यार को बनाया होगा, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद है डिलेड इट मे बिफोर मोर लीव्स येट। डिलेड यानी कि अब तो देर हो चुकी है, क्योंकि वो मर चुकी है, अब तो देर हो चुकी है, ठीक है। यानी कि फिर मैं अब डिलेड यहाँ पे अगले जन्म से मतलब है इसका कि मैं फिर अब अगले जन्म में उससे मिलूँगा, ठीक है। अगले जन्म में मैं जो है उससे मिलूँगा, उससे प्यार करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस लवर की हमें स्ट्रॉन्ग होप दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उसकी होप है यहाँ पे। थ्रू वर्ल्ड आई शेल ट्रेवर्स नॉट अ फ्यू। यानी कि जब मैं उससे मिलने जाऊँगा तो मैं ट्रेवर्स का मतलब होता है चल कर जाऊँगा। यानी कि एक संसार से मतलब वो हेवन में जाएगा आगे ट्रैवल करता हुआ, तो वो चल कर के जाएगा, ठीक है। उसके कहता है कि फिर जब जाएगा वो दूसरे संसार में, दूसरे अगले जन्म में जब वो जाएगा, हेवन में जब जाएगा, मच इज़ टू लर्न, वह बहुत कुछ तो सीखेगा, मच टू फॉरगेट, बहुत कुछ भूल भी जाएगा, ठीक है। और एर द टाइम्स बी कम्स फॉर टॉकिंग टू यू। एर का मतलब होता है बिफोर। एंशियंट इंग्लिश में जो ओल्ड इंग्लिश होती थी उसमें ऐसे ही एर लिखते थे। और का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर। तो एट द टाइम्स बिकम्स फॉर टॉकिंग यू यानी कि इससे पहले कि वो समय आए कि तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊँ। ये कब होगा? नेक्स्ट जो उसका अगला जन्म होगा उसमें होगा। तो तुम मेरी हो जाओ, तब तक तो मैं तुम्हारे से बात ही कर रहा हूँ, तभी अभी तो मैं तुमसे फिर से बात ही कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसे कह रहे हैं कि मैं भी सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हारा हो जाऊँ, तुम मेरी हो जाओ, तब तक मैं तुमसे सिर्फ बात करना ही पसंद करूँगा, ऐसे बोल रहे हैं। ये था हमारा स्टैंजा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं कल डिस्कस करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका बन जाएगा, उसमें 3 स्टैंजास को हम डिस्कस करेंगे, ओनली 3 स्टैंजास रह रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।